गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एडमिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल जैसा कि मैंने सीटेट की थ्योरी स्टार्ट की थी, तो कल मैंने थ्योरी में आप लोगों को भाषार्जन, भाषा अधिगम और लेखन के प्रकार, ऐसे ही चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे वगैरह वगैरह मैंने कुछ आप लोगों को थ्योरी में करवाया है। जिन्होंने कल की क्लास मेरी नहीं देखी है वो सीटेट के ज़्यादातर बच्चे वो मेरी थ्योरी की पहली क्लास को ज़रूर देखें। थ्योरी में ये होता है, सीटेट में थ्योरी के ही सीडीपी थ्योरी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, तो वो हमारे 15 नंबर पूरे पक्के होने चाहिए। 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश मैं करा चुकी हूँ, आगे और भी करवाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके आगे आज हम स्टार्ट करते हैं भाषाई विकार, यानी ऐसी कितनी भाषाएँ होती हैं जिनके विकार से हमें कमी आता है, जैसे अफेसिया को ही डिस्फेजिया भी बोला जा सकता है। डिस्फेजिया, अफेसिया होगा या डिस्फेजिया होगा, दोनों एक ही चीज़ होती है। अब डिस्फेजिया यानी जिसको समझ में ना, तो भाषा को समझने की कठिनाई, जिसे हम लोग कहते हैं भाषा को अफेसिया मतलब होता है भाषा को समझने की कठिनाई। जिनको भाषा सुनने समझने, कभी कभी सुलेख बोला जाता है तो कुछ बच्चों को समझने में कठिनाई होती है, तो उन्हें किसका विकार है? अफेसिया यानी डिस्फेजिया का भी कहा जा सकता है। सेकेंड है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी पठन संबंधी। किससे संबंधी? पठन संबंधी। जैसे 6 को कुछ बच्चे हमारे स्टार्टिंग में 9 समझते हैं, 9 को 6 समझते हैं, यानी उनको क्या है, उल्टा होता है। तो ये कौन सा विकार है? डिसलेक्सिया यानी पठन विकार। डिसग्राफिया यानी लेखन से संबंधित विकार, जिनको पढ़ने लिखने में से संबंधित कठिनाइयाँ होती हैं, यानी उनकी राइटिंग को हम लोग पढ़ नहीं पाते, यानी दूसरा कोई बच्चा उस बच्चे की राइटिंग को या उसकी राइटिंग नहीं पढ़ी जा सकती है। ये इसमें भाषाई विकार, ये तीनों से एक क्वेश्चन हमारा जरूर पूछा जाता है। संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी पूछा जाता है, सीडीपी में, कहीं पर भी ये इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। अब इसमें बताया जा रहा है कि भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि। यह हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है, यानी संप्रेषण परक विधि। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाए रखने का विकास संप्रेषण परक विधि में होता है, यानी भाषा सीखने प्रयोग में भाषा की संरचना सीखना। इससे हमारा क्या होता है? कम्युनिकेशन, जिससे कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का काम करता है। जो इधर हम लोग अपनी मेरी बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं, ये हमारा क्या है? कम्युनिकेशन है, यानी हम वार्तालाप। कि ये आगमन विधि, निगमन विधि, ये हमारी तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, पहले जैसे हम नाउन की डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, संज्ञा की पढ़ रहे हैं, तो उसमें पहले उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे हम उसमें नाउन को, जो चीज़ हमें दिखाई दे वो सभी संज्ञा है या नाउन है। फिर हम उसका क्या है, नियम बताएंगे। उदाहरण हमने बता दिया, फिर हमने नियम बताए। नाउन इज द नेम, या संज्ञा उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी को संज्ञा कहा जाता है। दूसरा होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले हम विशिष्ट बताएंगे, फिर उसके बाद सामान्य से। यह हमारी आगमन विधि। निगमन हमारी इसकी जस्ट उल्टा होता है, जैसे नियम से उदाहरण की ओर, पहले हम नियम बताएंगे फिर उदाहरण देंगे, और सामान्य से विशिष्ट। आगमन का जस्ट उल्टा हमारा निगमन होता है। ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा जरूर आएगा। आगे जैसे हम लोग देखते हैं व्याकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है, यानी भाषा के नियमों के कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जा सकता है, व्याकरण विधि। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराना, यानी शब्द संयोजन, शब्द को जोड़ना, व्याकरणिक नियमों के आधार पर भाषा का अभ्यास कराना, व्याकरण विधि। जैसे संज्ञा, हम लोग जैसे राम घर जाता है, तो इसमें क्या संज्ञा है, कहाँ पर संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, इसमें कौन क्रिया है, कौन सर्वनाम है, ऐसे ही हमारी व्याकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण अनुवाद विधि। ये 2 हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्याकरण विधि, एक व्याकरण अनुवाद विधि। जैसे इसमें मातृभाषा का प्रयोग करके एक विद्यार्थी या लक्ष्य भाषा को सिखाता है, यानी शिक्षक एक मातृभाषा का प्रयोग करके ही लक्ष्य भाषा को आगे सिखाता है, उसे व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं।
यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर संयोजित हैं। यानी जैसे हम लोग ट्रांसलेट बनाते हैं तो मोहन अपने घर जाता है, उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यानी एक पहली हमारी कौन सी भाषा थी? हिंदी भाषा थी। फिर सेकंड हमारी कौन सी भाषा? इंग्लिश। यानी हम उसको क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेट कर रहे हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, जैसे हम लोग अनुवाद बनाते हैं। अब हिंदी में जैसे है कि बालक पत्र लिखता है, तो संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो हमारी संस्कृत कैसी भाषा हो गई? सेकंड भाषा। यानी व्याकरण अनुवाद विधि, ये दोनों हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि। अब है हमारी प्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या होता है, जैसे एक विद्यार्थी है, वो लक्ष्य भाषा से लक्ष्य भाषा की ही ओर जा रहा है, यानी लक्ष्य भाषा ही सीख रहा है, इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। जैसे लक्ष्य भाषा से लक्ष्य भाषा की ओर सीखा जा रहा हो, उसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता, यानी जो भाषा वो सीख रहा है उसी भाषा को सिखाई जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सम्मिश्रण विधि। यह हमारी कम इम्पॉर्टेंट है, इसके कम चांस होते हैं ये इस विधि के। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यानी विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों के, यानी जो हम लोग व्यवहार में ला रहे हैं, उस विधि को सम्मिश्रण कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे हमारा निगमन विधि। यही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ये तीनों। निगमन विधि यानी नियम से उदाहरण की ओर, जैसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पढ़ते हैं तो उसका हम लोग क्या पहले देंगे? नियम बताएंगे, तभी तो हम उसका एक उदाहरण देंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले एक सामान्य सी बात को बताकर फिर उसको विशिष्ट की ओर, कठिनाइयों की ओर ले जाएंगे, जिससे बच्चा अधिक सीखेगा। शिक्षण त्रिआयामी। शिक्षण त्रिआयामी अध्यापक छात्र विषय वस्तु, या त्रिआयामी हमारी किसकी है? जॉन डीवी की, जॉन डीवी। और द्विआयामी किसकी है? हमारी एडम्स। द्विआयामी किसकी? एडम्स। ये भी कभी कभी हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिआयामी जॉन डीवी और द्वि एडम्स। अध्यापक छात्र विषय वस्तु, इसमें विषय वस्तु या वातावरण भी होता है, वस्तु या वातावरण। यानी अध्यापक किसको सिखाएगा? छात्र को। किसके साथ सिखाएगा? विषय वस्तु या वातावरण के साथ। तीनों में से एक अधूरा है। अगर द्वि अध्यापक और छात्र किसने बताया? एडम्स ने। अध्यापक छात्र विषय वस्तु ये जॉन डीवी ने त्रिआयामी दिया है। आगे हम लोग बढ़े शिक्षण सूत्र, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर पहले हम लोग देखेंगे विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान में क्या आ रहा है। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे अब हम लोग बच्चों को स्टार्ट करने से पहले हम उसका पूर्व ज्ञान ही तो चेक करते हैं कि कितना उसे नॉलेज है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त जो वस्तु हमें क्या हो? दिखाई दे, वो सभी क्या है? मूर्त। अमूर्त जो हमें ना दिखाई दे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ये क्या है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अमूर्त। हॉनेस्टी, मैं कितनी ईमानदारी के साथ आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो वो क्या है? अमूर्त है। यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। जब हम किसी भी विद्यार्थी को उदाहरण देते हैं जो हमारे पास में वस्तु होती है तो हम उस वस्तु को दिखा देते हैं, यानी मूर्त में आ गई। अगर नहीं दिखाया, ऐसे ही कुछ उदाहरण देकर समझाए तो वो अमूर्त है। सरल से जटिल की ओर, पहले हम उसे सरल बताएंगे, फिर उसके बाद कठिनाइयों की ओर यानी जटिल की ओर ले जाएंगे। अब है नेक्स्ट हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। दृश्य सामग्री, जैसे इसमें चार्ट पेपर, मॉडल, फ्लैश कार्ड, ये सभी की सभी दृश्य सामग्री होती है। श्रव्य सामग्री यानी जो हमें सिर्फ सुनाई दे, जैसे रेडियो क्या है? हमें सुनाई देता है। दृश्य श्रव्य सामग्री जो हमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे,
जैसे टेलीविज़न, अब ये हमारा मोबाइल फ़ोन ही चल गया है, कंप्यूटर है, ये कैसी है? दृश्य श्रव्य सामग्री। क्रिया सहायक सामग्री यानी जिससे बच्चा सक्रिय रहे, टच कर सके, फील कर सके, ये हमारी क्रिया सहायक सामग्री हो गई। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सहगामी भी इसे कहते हैं। समग्र रूप से शिक्षण करेगा शिक्षार्थी। मूल्यांकन जैसे बच्चा हमारा अभी तक क्या पढ़ा है उसका हम लोग क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। उपचारात्मक, बच्चे को पता लगाएंगे उसके बारे में कि कितना आ रहा है, उसका हम लोग क्या करेंगे? उपचार करेंगे। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले हम उसे क्या बताएंगे, हमें क्या दिक्कत है, तभी तो डॉक्टर हमारा उपचार करेगा। इसी तरह जब विद्यार्थी बताएगा कि हमें किस सब्जेक्ट में कौन सी जगह पर कमी है, तभी तो हम उसका उपचार कर सकेंगे। निदान यानी निदान करेंगे उस विद्यार्थी का। ये मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण में समस्या का पता लगाएंगे, फिर निदान करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं उपलब्धि परीक्षा। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा है। यानी अब जैसे क्लास 6 में हम लोग पढ़ा रहे हैं तो क्लास 6 में क्या करेंगे, देखेंगे जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें से बच्चा सीखा भी है या नहीं सीखा है। पता चला हमने पूरा आप लोगों को स्टार्टिंग से अंत तक पढ़ा दिया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ये हमारा क्या उपलब्धि परीक्षा। भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया है और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है। यानी किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पा रहा, किस हद तक। अब जब एग्जाम लेंगे तो हमें पता चलेगा शिक्षक किस ढंग से उससे जो पढ़ाया हुआ है उसका प्रयोग कर रहा है। यह हमारी उपलब्धि परीक्षा। दक्षता परीक्षा, इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है। यानी इसमें एक शिक्षक ये जान पाता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवृत्ति का स्तर कितना है। यानी उसको सीखने में कितनी लगन, कितना मन से सीख रहा था विद्यार्थी, यह एक शिक्षक पता लगाता है दक्षता परीक्षा के थ्रू। अभिरुचि परीक्षा, इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है। यानी क्या रखता है? अभिरुचि रखता है या नहीं। बच्चा जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें विद्यार्थी का रुचि है भी या नहीं, या हम ऐसे ही शुरू कर रहे हैं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो। यानी इसमें हम लोग ये नहीं लगा पाएंगे कि शिक्षार्थी को पूर्व ज्ञान हो। कुछ बच्चे शुरुआत में कमज़ोर होते हैं लेकिन उनका बाद में पढ़ने में मन ज़्यादा होता है, तो पूर्व ज्ञान उनका कमज़ोर हो इस चीज़ से में नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो हम अभी सिखा रहे हैं परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी परीक्षा के लिए विद्यार्थी को एक लक्ष्य विषय का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बहुभाषिकता भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। ये एक बार एग्जाम में हमारी ऐसी ही पूरी की पूरी लाइन रखी हुई थी, तो यह भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुभाषिकता, एक बच्चे को मातृभाषा के अलावा इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी आती है। अगर हमारी एक भाषा जैसे उसे की पहली भाषा मातृभाषा है, उसके बाद एक बच्चे को इंग्लिश आती है तो वह द्विभाषा कहलाएगी। अगर हिंदी आती है उसके बाद इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी आती है, उर्दू भी है, तो वह बच्चा हमारा बहुभाषिकता में जाएगा। किस में जाएगा? बहुभाषिकता में। पाठ्य पुस्तक यह हमारा एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही अच्छा एक संसाधन है। यानी पाठ्य पुस्तक के सहारे ही बच्चा पूर्व ज्ञान यानी ज्ञान ले पाता है कि क्लास 6 में है, 7 में है, तो पाठ्य पुस्तक ही ज़रूरी है। फिर इसमें शिक्षक कैसे समझा रहा है ये तो एक शिक्षक पर डिपेंड है, लेकिन पाठ्य पुस्तक का बहुत ही मूल्य होता है एक विद्यार्थी के जीवन में। अब कल हम इसी के आप लोगों को क्वेश्चन देंगे। आप लोग ये पूरा एक बार कल और आज वाला रिवीजन कर लीजिएगा, देखिएगा आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए आज की क्लास मेरी यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू क्लास।